नमस्कार दोस्तों। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी सीरीज की, क्योंकि इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी देखिए तीन तीन जो सेगमेंट है मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहला है हिस्ट्री ऑप्शनल, उसके अलावा जो जीएस का जो हिस्ट्री का पार्ट है उसका भी चल रहा है, और साथ में जियोग्राफी का भी जो पार्ट चल रहा है पूरी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और आने वाले दिनों में इकोनॉमिक्स का भी, साइंस टेक का भी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी, और साथ में इथिक्स के भी प्रश्नों को यहाँ पे डील किया जाएगा, और एक बेहतरीन आंसर राइटिंग इस सिनॉप्सिस के माध्यम से लिखने का प्रयास किया जाएगा। तो इसीलिए लोग मेरे साथ जुड़े रहे। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। पूरी की पूरी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। IAS 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जिनके तहत विधान परिषद की स्थापना की जाती है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए। सिंपल अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो पूछ रहा है कि विधान परिषद की स्थापना कैसे की जाती है, इसके कामकाज क्या है और वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है। अब वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है, कामकाज, इसकी समीक्षा करना है। अब इसका जो समीक्षा करना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट लेके हमको कर लेना है। पूरी तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर लिखने से पहले हमेशा मेरा यही प्रयास होता है कि आपको एक सिनॉप्सिस बना के मैं दिखा दूँ, ताकि आपके आंसर में किसी तरह का भटकाव नहीं हो, और ये आप लोग भी सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास कीजिए। यही प्रयास जब कंटिन्यू रूप से करते रहेंगे तो एग्जाम में आपका माइंड तेज़ी से कार्य करने लगेगा। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले बात करेंगे भूमिका में, और इस भूमिका में पूरा का पूरा जो सवाल का जो पहला ही जो पर्सन है कि विधान परिषद के बारे में आपको बताना है, और इसमें कुछ आर्टिकल के माध्यम से विधान परिषद के बारे में और उसकी जो भी संरचना है, इस संरचना के माध्यम से आप इसे यहाँ पे कंप्लीट कर दें। अब दूसरा जो सेगमेंट होगा जिसे हम लोग बॉडी पार्ट बोलते हैं, बॉडी पार्ट में जो भी कामकाज पूछ रहा है, वर्तमान स्थिति पूछ रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन वो कामकाज और वर्तमान स्थिति के साथ साथ आपको ये भी बताना है यहाँ पे कि ये प्रभावी और कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी भी विधान परिषद को लेके बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। तो क्या उसको और बेटर एंड बेटर बनाया जा सकता है, कुछ यहाँ पे बॉडी पार्ट में आपको रखना है। बिल्कुल एक संतुलन की स्थिति बना के आपको इसका आंसर राइटिंग करना है, और लास्ट में एक प्रभावी निष्कर्ष के रूप के माध्यम से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म पे आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला आपको देखिए बिल्कुल सिंपल आपको दिखा देना है विधान परिषद के बारे में, कि देखिए जैसे भारत में केंद्र में एक संसद स्थित है, उस संसद का भिन्न अगर अंग अगर लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति भी है उसका पार्ट, तो उसी तरीके से अगर राज्यों की हम लोग बात करें तो राज्यों में विधान सभा के साथ साथ अगर देखा जाए तो विधान परिषद होती है, और ये विधान परिषद बिल्कुल ही केंद्र में स्थित राज्यसभा के समानांतर ही चलती है राज्यों में। तो यही है। अब ये संविधान को जो ठीक है अनुच्छेद 169 है, यही संसद को शक्ति देता है कि देखो तुम राज्यों में भी विधान परिषद का निर्माण कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल? 169 संसद को यह अधिकार देता है कि तुम राज्यों में भी विधान परिषद का निर्माण कर सकते हो, और सिर्फ निर्माण ही नहीं कर सकते हो बल्कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का ऑलरेडी निर्माण हुआ हो तो भाई उसको तोड़ भी सकते हो, अर्थात गठन भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो। लेकिन इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया कि उस राज्य में मौजूद जो भी विधानसभा है वहाँ से 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे होना चाहिए, और 2/3 को ही बोला जाता है विशेष बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो देखिए किसी भी राज्य को तोड़ना हो, सिकुड़ना हो, ठीक है, छोटा बड़ा करना हो, नाम चेंज करना हो, तो उसमें बिल्कुल ही संसद साधारण बहुमत के माध्यम से उसको कर सकती है। राज्यों से परमिशन भी नहीं लेना पड़ता है। लेकिन विधान परिषद के दौरान ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे राज्यों की जो विधानसभा है, संसद को यहाँ पे ठीक है चुनाव कराना पड़ेगा, यहाँ पे होगा, परमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा।
2/3 मेजोरिटी अर्थात विशेष बहुमत के माध्यम से यहाँ से मिल जाएगा, संसद में जाएगा और संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से पूरी तरीके से या तो विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा या फिर विधान परिषद का पूरी तरीके से टूटना तय हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी पार्ट में आई है कि संवैधानिक प्रावधान इसके तहत यहाँ पे क्या क्या लाया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 169, अभी इसी 169 के तहत हमने देखा कि संसद विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और उसका उन्मूलन भी कर सकती है, माने उन्मूलन पूरी तरीके से उसको ख़त्म भी कर सकती है। और यही कारण है कि देखिए अभी वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में तो विधान परिषद नहीं है, तो संसद चाहे तो उन राज्यों में विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है। संसद चाहे तो गिने चुने जो कुछ ही राज्यों में विधान परिषद मौजूद है उसको तोड़ भी सकती है। बिल्कुल सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए वही बातें हैं कि संसद एक विधानसभा का विघटन और गठन यहाँ पे कर सकती है। बस यहाँ पे एक विशेष बहुमत की संसद को ज़रूरत होती है उस राज्य की विधानसभा से। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम लोग इसकी संरचना के बारे में, देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन करता है, क्या इसकी संरचना होती है। इसमें 171 के तहत इसमें बोला गया है कि देखिए राज्य विधानसभा जो होता है, जो भी राज्य विधानसभा है उसकी कुल जो 1/3 जो मेंबर यहाँ पे कम से कम होना चाहिए उस विधान परिषद का जब यहाँ पे निर्माण होगा। अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाऊँ तो सपोज करिए कि बिहार में अगर 243 अगर विधानसभा का सीट है तो इस विधानसभा का सीट का बोला गया कि 1/3 इसका होना ही चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, या फिर एक आइडियल कंडीशन रखा गया। कम से कम बोला गया कि देखिए भाई 40 तो ज़रूर यहाँ पे होना ही चाहिए। और 40 यहाँ पे होने का मतलब है कि जहाँ पे सोचिए कि 120 से, ठीक है, 120 से अगर संख्या कम होगी जिन विधानसभा में तो फिर वहाँ पे तो नहीं बन पाएगा। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में अभी भी वहाँ पे, ठीक है, किसी भी राज्य में देखेंगे तो विधान परिषद वहाँ पे नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम जो क्राइटेरिया लगाया गया है 40 और एक आइडियल जो कंडीशन रखा गया है उस राज्य में मौजूद विधानसभा के सदस्यों के 1/3। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्यसभा के समान विधान परिषद एक सतत सदन है। जैसे राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा, कंटिन्यू रूप से वो चलते रहेगी, वैसे ही विधान परिषद का भी यही हाल है। इसके जो भी मेंबर होंगे जो राज्यसभा के टाइप का, ठीक है, जैसे कि 6 साल वहाँ होता है, यहाँ भी 6 साल होगा। यहाँ के जो मेंबरों को प्रत्येक ध्यान रखिएगा 2 वर्ष में 1/3 मेंबरों को यहाँ पे, ठीक है, हटा दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, जिसे राज्यसभा में किया जाता है। तो बिल्कुल आसान है कि सपोज करिए कि अगर 90 मेंबर किसी भी राज्यों में अगर मौजूद है उस विधान परिषद में, तो प्रत्येक 2 साल में इसका 1/3 क्या करना है, आपको हटा देना है। इसका मतलब कि 30 मेंबर पूरी तरीके से हट जाएंगे और उनकी जगह 30 नए मेंबर पुनः चुन के आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विधान परिषद की कामकाज और इसकी आलोचना, चूंकि यही है की पॉइंट, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको समझना है कि आखिर इसका कामकाज क्या है और इसके कामकाज की वजह से इसकी आलोचना क्यों होती है। इसका मतलब कुछ न कुछ लीकेज तो है, कुछ न कुछ लूप होल तो है यहाँ पे, जिससे कहा जा रहा है कि विधानसभा की तुलना में जो विधान परिषद की जो शक्ति है बहुत ही कम है, शक्तिहीन है, प्रभावहीन है, क्योंकि विधान सभा की शक्ति यहाँ पे बहुत अधिक हो जाती है। और इसी कारण यहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। कोई बोल रहा है कि भाई ये द्वितीय चैम्बर टाइप का, चैम्बर समझ रहे हैं ना, मतलब जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, खा पी के, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। कोई बोल रहा है कि भाई ये सफ़ेद हाथी है। सफ़ेद हाथी मतलब दूर से देखने में बहुत सुंदर लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत अधिक आएगा, चाह के भी उसको भगा भी नहीं सकते हैं। कुछ यही टाइप का है यहाँ पे हाल, अर्थात खर्चीला सदन के रूप में इसकी संज्ञा दी जा रही है कि बिल्कुल एक खर्चीला सदन है, इसका ख़त्म होना ही ठीक है, इसको डिमोलिश कर दिया जाए पूरी तरीके से, क्योंकि यह एक शरणार्थी बन गया है। शरणार्थी का मतलब क्या है कि देखिए जो भी लोग MP MLA का चुनाव लड़ते हैं, अगर वे हार गए तो हारने के बाद उस सबको बैक डोर से क्या किया जाता है, तो उस राज्य में अगर राज्यसभा का अगर मेंबर नहीं बन पाया तो विधान परिषद का मेंबर बना दिया जाता है। और जो भी बड़े बड़े जो पद होते हैं
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक का जो पद होता है, देखिए या तो विधान परिषद के माध्यम से उसको बना दिया जाता है। तो देखिए अब उसमें चूँकि एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिसको जनता ने चुना हुआ है उसको वहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन चूँकि विधान परिषद का चुनाव तो अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पे एक अप्रत्यक्ष तरीके से चुना हुआ प्रतिनिधि भी जाके एक बड़े पद पे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और जिन्हें जनता डायरेक्ट चुन के भेज रही है, बेचारा पता चले कि वो ठीक है एमएलए का एमएलए ही रह गया, उसको कोई मंत्री का पद मिला ही नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत देखिए एक आपको विरोधाभास की स्थिति जो दिखाई दे रही होगी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच। उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश राज्यों में इसके सदस्य संख्या को बहुमत वाले दल के द्वारा ही भरा जाता है। अब सपोज करिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी की भी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में चल रही है, तो जब उसका चुनाव होगा, विधान परिषद का जब चुनाव होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो भी बहुमत दल वाली जो सरकार होगी, मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर चांस है कि अपने वो वोटरों को जो जो वहाँ पे ठीक है सिलेक्टेड जो लोग होते हैं वोटिंग देने वाले, उनको अपने प्रभाव में ला सकती है। क्योंकि जनता भी उसी तरीके के लोग चाहती है कि भाई जिसकी गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाए, ताकि थोड़ा उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इसकी कल्पना पुनरीक्षणकारी सदन के रूप में यहाँ पे की गई थी, मतलब एक रिव्यूकारी सदन के रूप में किया गया था कि ये सही गलत चीज़ों को पूरी तरीके से देखेगा। लेकिन शायद ही कोई विधानसभा पर अंकुश लगाने में यहाँ पे सफल हो पाती है। माने अगर रिव्यू कार्य आपको बनाया जा रहा है, सपोज करिए कि फिल्मों का रिव्यू हो रहा है, अगर फिल्मों का रिव्यू कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव एज ए एस्पेक्ट में अगर आप रिव्यू कर रहे हैं, तो सिर्फ एज ए रिव्यू कर रहे हैं, आप उसमें कहाँ खराब है तो आप कहाँ कुछ एक्शन ले पा रहे हैं। कुछ इसी टाइप का है वो विधान परिषद का जब यहाँ पे निर्माण किया गया है कि भाई रिव्यू की जब उसको शक्ति दिया गया है कि पुनरीक्षणकारी अगर ठीक है सदन के रूप में स्थापना किया गया है, तो कुछ न कुछ उसको शक्ति मिलना चाहिए कि जो उसको पूरी तरीके से नहीं मिला हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो भी ये विधानसभा के द्वारा कुछ गलत विधेयक बिल यहाँ पे जब पारित किया जाता है, तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है, अंकुश नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसे सामान्य परिस्थितियों में किसी विधेयक को या तो मैक्सिमम 3 माह तक रख सकता है। पहली बार जाएगा तो 3 माह तक, दूसरे बार पुनः अगर विधानसभा के द्वारा उसको अगर लौटा दिया जाएगा कि नहीं भाई देखो फिर से रिव्यू करो, तो 1 ही महीने रख सकता है। अर्थात कुल मिला के 4 महीने तक अपने यहाँ किसी विधेयक को ये रोक के रख सकता है। ध्यान रखिएगा विधान परिषद, बस इसका यही पावर है। इसके अलावा कुछ और भी पहलुओं को बात करें तो इसको बैकडोर एंट्री के रूप में यहाँ पे बताया जाता है। अभी मैंने बताया कि भाई जो भी नेता लोग हार गए होते हैं, जो भी हार गया ठीक है, उसको बैकडोर से यहाँ पे ला के पूरी तरीके से ठीक है डायरेक्ट एंट्री दे दी जाती है। वो भी एक उस विधानसभा का उस विधानमंडल का पूरी तरीके से पार्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह राज्यों की विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी भी लगाता है, जिससे विधान परिषद की निलंबनकारी प्रकृति यहाँ पे उजागर होती है। इसका मतलब कि एक यूजलेस के तौर पे इसको बोला जा रहा है कि यह 4 महीनों तक, अभी मैंने बताया कि 4 महीनों तक किसी भी विधेयक को रोक कर रख सकती है। तो कहीं न कहीं ये टाइम कॉस्ट तो है, यहाँ पे टाइम टेकिंग तो चीज़ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आलोचना करना है आपको। अब आइए इसका क्वेश्चन का बॉडी लाइन का जो सेकेंड पार्ट है कि विधान परिषद की उपयोगिता और वर्तमान स्थिति। जब इतना सारा ड्रॉबैक है तो इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ उपयोगिता है और इसी उपयोगिता के आधार पे आप इसके वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बोला जा रहा है कि अगर विधानसभा के द्वारा कोई भी विधेयक को जल्दबाजी में अगर पारित कर दिया गया, तो इस विधान परिषद के द्वारा ठीक है पूरी तरीके से इसका यहाँ पर रिव्यू किया जा सकता है, गलत विधानों का ये पुनरीक्षण कर सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था द्वारा उन लोगों को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है, जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्येक चुनाव से यहाँ पे नहीं चुना जा सका। अर्थात जो बैकडोर एंट्री जिनके लिए बोला गया कि जो लोग प्रत्येक तरीके से हार गए या किसी कारणवश अगर वो उस चुनाव में नहीं लड़ पाए, तो इसमें क्या होगा ठीक है, मतलब नहीं लड़ पाए मतलब विधानसभा में बहुत सारे नेताओं को देखिए सीट ही नहीं मिलता। अभी यूपी में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ देखिए पार्टियां प्लानिंग करके चलती है। अगर कोई योग्य नेता है तो भाई उसको मिलेगा, लगेगा भाई ये जीत नहीं पाएगा तो उसको लोग किनारे रख लेगा।
तो आगे चल के समय के अनुसार ठीक है, अगर उसकी सरकार बनती है, तो जो भी किनारे लोगों को जो रखा हुआ है वो लोग, उसको बैक डोर से एंट्री करा के सीधे उसको राज्यसभा तक भेज सकती है। कुछ भी नहीं तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ तो उसको भेज ही सकती है। तो इसीलिए एक अप्रत्यक्ष जो कारण है यहाँ पे कि जिन्हें चुना नहीं गया है, उनको यहाँ पे आने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा विधानमंडल का उच्च सदन विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर यहाँ पे अंकुश लगाने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है। सपोज करिए कि अगर सत्ता पढ़ माने सत्ता जो रूढ़ है यहाँ पे, अगर उसकी फुल जो मेजोरिटी का सरकार नहीं है, गठबंधन टाइप का सरकार है और उसका विधान परिषद में मेजोरिटी नहीं है और विधान परिषद में अगर कोई विपक्षी दल का अगर मेंबर वहाँ पे अधिक हो, तो हर हाल में देखिए जो 4 महीने जो मैं बात कर रहा हूँ, इतना लगा के रोक के रखेगी या फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होगी, जो भी विधेयक होगा, उसका विधान परिषद के द्वारा आलोचना किया ही जाएगा, क्रिटिसाइज़ पूरी तरीके से किया ही जाएगा। कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि गैर विवादास्पद प्रकृति के बिल, जहाँ कहीं भी लगेगा कि कंट्रोवर्शियल जो बिल है, इसकी शुरुआत पूरी तरीके से ज़बरदस्त उन लोगों के पास समय ही समय होता है, वहाँ पे डिबेट किया जा सकता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को वहाँ पे काउंटर किया जा सकता है या फिर उसका क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो विधान सभा है अर्थात जो निचला सदन है, उसका बोझ कम होगा। इससे अधिक महत्व पर उपायों पर पूरी तरीके से ध्यान देने पर यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे सक्षम बनाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जब डिबेटेबल एक हो जाता है ना, एक डिबेट होने के बाद तो बहुत सारा जो उसमें ठीक है जो बायस्ड जो चीज़ होता है फिल्टर हो ही जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि इसमें देखिए शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों को भी पूरी तरीके से एक मौका मिलता है, एक मंच प्रदान करता है, क्योंकि इसकी जो क्राइटेरिया है इस एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए कि देखिए इसमें शिक्षाविद और बुद्धिजीवी अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पे आ जाते हैं और कुछ सीट तो इनके लिए रिजर्व भी है, जैसे कि राज्यसभा में कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है कि अलग अलग एरिया से उनको चुना जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब इसमें शिक्षाविद और बुद्धिजीवी जनरली देखेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या वहाँ पे अधिक हो जाती है और ऐसे लोग जब कभी भी आएंगे तो जो भी वेलफेयर स्कीम जब बनाया जाएगा, चाहे वो विधानसभा के द्वारा चाहे विधान परिषद के द्वारा, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और उसका लाभ देखिए पूरी तरीके से जनता को मिलता ही मिलता है। इस व्यवस्था को कहा रहा है कि नियंत्रण और संतुलन अर्थात चेक एंड बैलेंस के माध्यम से बोलते हैं, मतलब ठीक वैसे ही जैसे एक घोड़ा अगर एकदम अपनी रफ्तार में दौड़ रहा है तो एक घुड़सवार होता है उस घोड़े पे लगाम लगाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही अगर विधानसभा है तो विधान परिषद एक लगाम लगाने वाला ठीक है एक संस्था के रूप में उभर कर आता है और यही तो चाहिए लोकतांत्रिक सरकार के लिए, बहुत ही ज़रूरी है, जो हर काम जनता के हित में होना चाहिए। अब यहाँ अंतिम रूप में आप यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में यह बता दीजिए कि देखिए पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही हम लोगों ने देखा, तो क्या लगा आपको समझ के, क्या लगा कि अभी पूरे के पूरे राज्यों में विधान परिषद का निर्माण कर देना चाहिए, एक विधान परिषद पे ठीक है लगाम लगाने के लिए उस घुड़सवार की तरह, या फिर पूरी तरीके से आपको ये बायस्ड लग रहा है कि विधान परिषद बिल्कुल ठीक है अनयूजुअल, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है बेकार है, उससे कुछ और योजनाएं भी चलाया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा और इसका दोनों एस्पेक्ट यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल वे में आप निष्कर्ष देने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर पूरे के पूरे अगर अगर राज्यों में अगर इसको लगाया जाए तो लगाने से पहले जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत के बुद्धिजीवियों को एक ठीक है एक मंच यहाँ पे जो प्रदान कर रहा है, ऐसे ही एक मंच एक डिबेटेबल मंच होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा ठीक है मुद्दे को उठा के बनाना चाहिए कि आखिर राज्यसभा को सारे राज्यों में यहाँ पे विधान परिषद को सारे राज्यों में यहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। उसी तरीके से अगर दूसरा पहलू देखें तो विधानसभा को एक जिम्मेदार निकाय होना चाहिए जो राज्यों के विकास के लिए नीति और कार्यक्रम में भी अपना योगदान दे, अर्थात विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा विधानसभा नहीं विधान परिषद की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक जिम्मेदार निकाय के रूप में उभरे, ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाए, जिसकी गवर्नमेंट है उसको मेंबर चुन के आ जाए और बस वो नाम का मतलब ठीक है रह जाए उस पैरोट की तरह, तो फिर वो तो फिर समस्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे थोड़ा इनकी भी अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे समझनी चाहिए। कुल मिला के ठीक है, यही था निष्कर्ष का पार्ट। अब निष्कर्ष के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, ये अंतिम ठीक है, बेटर एंड बेटर नहीं हो सकता है। आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और आपका एस्पेक्ट एंगल मिलता है तो आप उसको भी मेंशन किया कीजिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, आज का जो प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन में। कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित है, इस कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको बताना है और इसका समालोचनात्मक, ध्यान रखिएगा, समालोचनात्मक परीक्षण भी करना है। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में आपको आंसर लिख के सेंड करना है। रिव्यू होगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका अपना हाथ है, अपना पेन है, आपका अपना पेपर है, जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक कष्ट नहीं देंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे, तब तक आंसर राइटिंग से आप उतना ही दूर होते चले जाएंगे। इसका मतलब आंसर राइटिंग से दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपने लक्ष्य से पूरी तरीके से भटक रहे हैं। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।